गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने लॉकडाउन में चैनल बनाया। मैं 8, 9, 10th क्लास की वीडियोस बहुत सारे डाले साइंस के। इसका मकसद ये है बनाने का कि आप लोग घर बैठे साइंस की पढ़ाई को समझ सके और उसे पूरा कर सके, है ना। लॉकडाउन इतना आगे खींचा जाएगा वो तो हम लोगों ने भी नहीं सोचा था, पर खैर जो है, जहाँ तक कोशिश होता है मैं आप लोगों को मदद करूंगी, पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप लोग से देखिए, जो क्वेश्चन समझ में आए वो ठीक है, जो नहीं आए आप कमेंट कीजिए, आप हमसे पूछिए, मैं बताऊंगी। आप हमारा वीडियो देखिए, 8, 9, 10 के बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं इसके पहले वहन तंत्र के बारे में बतला रही थी, पौधों में और मानव में कैसे होता है, वो चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। अभी मैं पढ़ा रही हूँ एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन। ठीक है, जिस तरह से हम लोग मनुष्य, मानव या कोई भी जीव जंतु भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, है ना, भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में, हमारे जैव प्रक्रम में, हमारे लाइफ में उत्सर्जन का भी उतना ही महत्वपूर्ण है ना। वो प्रोसेस भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमारे लिए भोजन का करना है, भोजन का अंतर ग्रहण है, उतना ही जरूरी उत्सर्जन भी है। ठीक है, उत्सर्जन मीन्स शरीर से कुछ वर्ज्य पदार्थ या वेस्ट मटेरियल का शरीर से निष्कासन होना, है ना। परिभाषा से तो आप लोग समझ गए हैं। शरीर से किसी वर्ज्य पदार्थ का, यानी कि वेस्ट मटेरियल का, जो मटेरियल का हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, जिससे हमारे शरीर में कोई फायदा नहीं है, उससे उनका शरीर से बाहर निकलना, है ना। हम एक दिन भोजन के रह सकते हैं, हम एक दिन जल के बिना रह सकते हैं। क्या हम उत्सर्जन के बिना एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रह सकते हैं? नहीं। ये भी हमारे शरीर लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पोषण, श्वसन, वहन। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अन्य उपापचय क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है ना। उपापचय क्रियाओं में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचय वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है। जैव प्रक्रम यानी कि जैव प्रक्रम में जो जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है लाइफ के मेंटेनेंस के, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सलेशन, तो वे जो प्रक्रम है उसमें ये उत्सर्जन, उपापचय वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, वही उत्सर्जन वो कहलाता है। जिसे एक्सक्रीशन भी कहते हैं ना, इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं। बहुत से एक कोश की जीव है, इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं, है ना। एक कोश की जीव जो है, एक कोश की जीव क्या है, उनकी तो संरचनाएं बहुत सरल है, वो तो जटिल है नहीं कि उनके कई अंग है, उनमें तो ऊतके हैं, अंग है, अंग तंत्र है, वैसा तो कुछ नहीं है कोश की जीव में। तो एक कोश की जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं कि जटिल बहुकोशिकीय जीव, यानी कि जैसे जैसे बहुकोशिकीय जीव का डेवलपमेंट होता गया, बढ़ता गया, उसमें हम लोग हैं, पूरे मनुष्य है, जीव जंतु है ना। तो इन कार्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। हम लोग जीव, बहुकोशिकीय जीव जो है, हम लोग के लिए हर कार्य के लिए एक अलग अलग अंग है, जो कि स्पेशल अंग है उस फंक्शन के लिए।
तो उत्सर्जन के लिए भी हमारे शरीर में विशिष्ट अंग है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खास करके ह्यूमन का उत्सर्जन। हमारे मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। सीधे मनुष्य का हम चित्र भी देखते जाएंगे, उधर पढ़ते भी जाएंगे। मानव में उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होता है। ये हमारा वृक्क है। सेम के आकार का जो शेप होता है, जैसे आप लोग सोयाबीन भी देखे होंगे, सोयाबीन या बड़ा वाला सेम का बीज है ना, उसी के आकार का दो वृक्क होता है। एक जोड़ी वृक्क होते हैं। एक मूत्र वाहिनी होती है। ये है मूत्र वाहिनी। ये देखिए, ये है मूत्र वाहिनी। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। रीढ़ की हड्डी जो हमारे पीठ में है, उसके दोनों ओर वृक्क स्थित होते हैं, है ना। ऐसा आप लोग को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब सीधा खड़ा होइएगा तो देखिएगा बीच में जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके दोनों साइड, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड किडनी उपस्थित है, रहता है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आता है। वृक्क में जब छन्नी की क्रिया और मूत्र जब बन जाता है, तब ये मूत्र वाहिनी से कहाँ चला आता है? मूत्राशय में। इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, है ना। ये ब्लैडर एक थैला बना हुआ है। इस थैला में यूरिन जमा हो जाता है ना। इस थैला में यूरिन आकर के जमा हो जाता है। उसको बोलते हैं मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ तब तक जमा रहता है जब तक कि मूत्र मार्ग से यह बाहर निकल न जाए। यूरिनरी ब्लैडर में जो जमा रहता है, जब इसमें और यूरिन पास होके आता है, तब फिर ये मूत्र मार्ग से बाहर की ओर निकल जाता है ना। और ये तब तक जब तक नहीं निकलता तो मूत्राशय में जमा रहता है। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? और मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। मूत्र में क्या रहता है? वेस्ट मटेरियल, यानी कि यूरिया है, यूरिक एसिड है ना, ये सब रहता है, सॉल्ट रहता है। तो जो हमारे शरीर में इसकी जिसका जरूरत नहीं है, जिस पदार्थ का, वह मूत्र में, मूत्र से वर्ज्य पदार्थ छन करके बाहर आ जाता है ना। मूत्र के रूप में पदार्थ छन करके बाहर आता है, मूत्र बन जाता है। तो मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना, है ना। जो मटेरियल का यूज नहीं है उसे छान करके बाहर करना है उद्देश्य। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है ना। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे कि यूरिया या यूरिक एसिड वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। जैसे फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अलग हो जाता है, उसी तरह नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, वेस्ट पदार्थ जिसका हमारे शरीर में उपयोग नहीं है, वह यूरिया या यूरिक एसिड वृक्क में यानी कि किडनी में ब्लड से अलग कर लिए जाते हैं, है ना। जब रुधिर किडनी में छन्नी की क्रिया होती है तो वहां से यूरिया और यूरिक एसिड को वृक्क से अलग कर लिया जाता है, रुधिर से अलग कर लिया जाता है। वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक यानी कि छन्नी की क्रिया, निस्यंदन माने छानना, है ना। आधार निस्यंदन एकक फुसफुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। जैसे
फेफड़ा की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। पतली पतली ब्लड कैपिलरी होती है, उसका बंच होता है, बहुत गुच्छा होता है। तो वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ जो होती है वह एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। इसके बारे में भी हम नीचे बतलाएंगे आप लोग को चित्र में दिखला के, है ना। अभी चित्र दिखलाएंगे इसका नेफ्रॉन का, दूसरे बतलाएंगे कि कोशिका गुच्छ और वो कप कहाँ है। तो यह नलिका एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। इस कप को हम लोग बोलते हैं बोमेन्स ग्लोमेरुल्स या बोमेन्स कैप्सूल। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है और प्रत्येक वृक्क में से अनेक निस्यंदन एकक होते हैं। अनेक छानने का जो रहता है अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें कि वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, है ना। एक नहीं रहता, अनेक रहते हैं, एक गुच्छे की तरह रहते हैं, उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के बारे में भी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये एक तरह से इसकी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कौन? नेफ्रॉन, ठीक है, वृक्क का। तो उत्सर्जन तंत्र तो हम देख लिए कि इसमें ये है किडनी, दोनों वृक्क है। ये बाई वृक्क धमनी, धमनी में शुद्ध खून है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये जो ब्लू कलर दिखला रहा है ये बाई वृक्क सिरा, इस पे वेन, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त। हाँ, ये अशुद्ध रक्त है ब्लू वाला, और रेड वाला है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त महाधमनी में है, ये देखिए महाधमनी में शुद्ध रक्त है और इसमें अशुद्ध रक्त है। और महाशिरा, ये हो गया महाशिरा, ये है महाधमनी। ये बाई मूत्रवाहिनी, मूत्र छन करके मूत्रवाहिनी से होते हुए चला रहा है मूत्राशय में, ठीक है। तो इसमें तो और कुछ नहीं है समझने के लिए। अब इसकी क्रिया हम समझेंगे कि मूत्र कैसे तैयार होता है, छनने की क्रिया कैसे होती है ना। ये तो अभी हमने देखना उत्सर्जन तंत्र। ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है मूत्र मार्ग, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक वृक्काणु की रचना। ये वृक्काणु नेफ्रॉन है क्या, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है? प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है, ठीक है। छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें कि वृक्काणु कहते हैं। वृक्क का भी छोटा 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 टुकड़ा पार्ट जो बोलिए उसको, वह है नेफ्रॉन। वृक्क में ऐसे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन रहता है कि वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। चाहे वृक्काणु क्या है, वृक्काणु किसे कहते हैं, नेफ्रॉन किसे कहते हैं, नेफ्रॉन क्या है, तो हम ये कहेंगे, है ना। नेफ्रॉन ये रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एक वृक्काणु की रचना। जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं, किसके बारे में? वृक्काणु के बारे में, है ना। जिन्हें वृक्काणु कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, वे आपस में निकटता से पैक रहते हैं। वृक्काणु का नलिकाकार भाग देखिए, है ना, सब गुच्छ है, कोशिका गुच्छ, कैपिलरी, बंच ऑफ कैपिलरीज। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ, जो शुरू में जब निस्यंदन होता है, शुरू में जब छनने की क्रिया होती है, तो प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं।
है ना। तो जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, जैसे जैसे मूत्र जो है इस नलिका में प्रवाहित होते जाता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। इधर बने फिर से इनका अवशोषण होता है। ये नहीं कि बस एक बार में इतना प्रचुर मात्रा में रह गया तो वही हो गया, नहीं, इनका जैसे जैसे नली में प्रवाहित होते जाता है इनका पुनर्शोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्शोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय वर्ज्य उत्सर्जित करता है पर निर्भर करता है ना। तो सबसे पहले जब छनने की क्रिया होती है, निस्यंदन होती है, निस्यंदन में छानना, तो सबसे पहले जो छन्ने में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं, और जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है और जल की मात्रा शरीर में पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय वर्ज्य उत्सर्जित करना है उस पर निर्भर करता है। ठीक है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जिसको यहाँ पर अभी अब दिखलाए थे, है ना। प्रत्येक वृक्क में बनने वाली नलिका जो है, ये नलिका मूत्रवाहिनी मूत्र प्रवेश करता है, मूत्रवाहिनी लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है कौन? मूत्रवाहिनी, लंबी नलिका जो है वह मूत्राशय से जुड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित होता है, वही स्टोर रहता है, वो जमा रहता है, ब्लैडर भरा रहता है ना। जब तक कि फैले हुए यूरिन ब्लैडर का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे, तब तक मूत्राशय पेशीय होता है। जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे, है ना, तब तक मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है। इसका मतलब समझे कि जब तक बाहर न निकले, जब तक यूरिन का एक्सक्रीशन न हो, तब तक यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भंडारित रहता है, संचित रहता है ना। मूत्राशय पेशीय होता है, यह पेशीय होता है, यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिमाण स्वरूप हम प्राय मूल निकासी को नियंत्रित मूत्र निकासी को नियंत्रित करते हैं ना, अतः तंत्रिका नियंत्रण में है। ये सब नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है ना। कुछ भी हम लोग को ये होता है, एहसास होता है, हम लोग को लगता नहीं अभी ये करना है, अभी एक्सरसाइज का जरूरत है, तो हम लोग उसका यूज करते हैं, है ना। तो ये तंत्र का कंट्रोल में ही रहता है। पर जब वैसा होता है तो हमें उसकी फीलिंग होती है ना कि हमें अभी यूरिन को बाहर करना है या ये करना, वर्ज्य पदार्थ को, ये फील अपने आप आता है। तो सब तंत्रिका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। परिणाम स्वरूप हम प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। अब है, यहाँ पर है केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ जो है बहुत सारे कोशिकाओं का गुच्छा बना हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। कोशिका के गुच्छ को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। छानने की क्रिया करती है। और ये है बोमेन्स कैप्सूल। ये गोल कप के आकार का जो बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल या संपुट। और ये है धमनी, धमनी की शाखा, वृक्क धमनी की शाखा। और यह यहाँ पर है वृक्क शिरा की शाखा। यहाँ है वृक्क धमनी,
वृक्काणु का नलिकाकार, ये यहाँ पर वृक्काणु का जो अंतिम भाग रहता है वह इससे जुड़ा हुआ रहता है। किससे? संग्राहक वाहिनी से। कलेक्टिंग ट्यूब है, इससे वो जुड़ा हुआ है विक्राणु का नलिकाकार भाग, है ना। देखिए छन्नी की क्रिया यही बोबिन्स कैप्सूल में यहीं पर होती है। एक वृक्काणु की रचना, ये तो हो गया हमारा नेफ्रॉन का संरचना। वृक्क में जो अनेक होते हैं उनको हम कहते हैं वृक्काणु, है ना। अनेक द्विसंयोजक जो होते हैं उन्हें हम विक्राणु कहते हैं, और इन्हीं का ये चित्र है। और उसी वृक्काणु में हम यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये चित्र भी बनाने के लिए आ सकता है कि एक वृक्काणु की रचना कीजिए। तो कुंडलीकार ये रहता है, ये सब आप एक बार बनाइएगा तुरंत बन जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये तुरंत बन जाएगा, है ना। आपको याद, इससे मेन चीज क्या याद रखना है? बोबिन्स कैप्सूल, ये कप क्या आकार का है? ग्लोमेरुलस जो कि कोशिका का गुच्छ होता है। बाकी कुंडलीकार हमें बना देना है, वो हो गया वृक्काणु का नलिकाकार भाग, है ना। धमनी और सीरा। अब है थोड़ा जानने का कि डायलिसिस होता क्या है। कृत्रिम वृक्क अपोहन, है ना। कृत्रिम वृक्क अपोहन, अपोहन कहते हैं हम लोग डायलिसिस को। डायलिसिस द्वारा डायलिसिस का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, बहुत डीपली नहीं जानते होंगे, लेकिन डायलिसिस का नाम जरूर सुने होंगे। तो डायलिसिस में क्या होता है कि जैसे वृक्क जैव अंग है, तो कई कारण से, जैसे संक्रमण या चोट लगने से या आघात, वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह या वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, है ना। तो यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे कि मृत्यु भी हो सकती है। आप लोग बहुत सुनेंगे कि उसका किडनी खराब हो गया है, उसके किडनी में इन्फेक्शन हो गया है ना। आप लोग सुने होंगे, दादा दादी बूढ़ा किसी का भी आप लोग सुने होंगे कि आघात हो गया, वृक्क में इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड ठीक से नहीं हो पा रहा है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, छन्ने की क्रिया कम हो गई है, ये सब आप लोग सुनते होंगे। तो क्या हो जाता है, वैसे में शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है और फिर इन्फेक्शन होते होते किडनी काम करना बंद कर देता है, छन्ने की क्रिया कम हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, उसे मृत्यु भी हो सकती है, लोग मर जाते हैं। तो वृक्क के अप्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी का, है ना। कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से बाहर, रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है ना। निकालने की एक युक्ति है, एक मशीन है, एक चीज है डायलिसिस। रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है, डायलिसिस द्वारा निकालने की युक्ति। तो कृत्रिम वृक्क बहुत से अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है ना। कृत्रिम वृक्क जो है बहुत से अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली की बनी हुई नलिकाएं, ये नलिकाएं अपोहन द्रव से, माने डायलिसिस द्वारा निकालने वाला जो है, उससे भरी टंकी में लगी होती है अपोहन के लिए ताजा विलयन, है ना। टंकी में भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव का पराशरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं।
रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं और इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा यानी कि ये पारगम्य झिल्ली इसके द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। अपोहन के लिए जो ताजा विलयन रखा गया उस द्रव में आ जाते हैं। अशुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। जब रुधिर शुद्ध हो जाता है ना, तो शुद्धिकृत रुधिर को वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। देखिए, धमनी से पंप का मार्ग, धमनी से पंप का मार्ग यहाँ से ये निकल रहा है। यहाँ पर झिल्ली से जो पारगम्य झिल्ली है यहाँ से छनाता है, छन करके ये शुद्ध होकर वापस रोगी के शरीर में चला जाता है ना, फिर वापस रोगी के शरीर में चला जाता है। आजकल ये विधि बहुत कॉमन हो गया है। अब डायलिसिस करके बहुत लोग काफी दिनों तक जीवित रह सकते हैं। पहले इतना आगे नहीं था विज्ञान, लेकिन अब डायलिसिस से बहुत लोग की आयु लंबी हो रही है। कृत्रिम वृक्क बहुत से अतिपारगम्य स्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है, ये है। और इस द्रव का पराशर दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। अशुद्ध युद्ध शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है। जो वृक्क जो कार्य करता है वह उसी कार्य के समान यहाँ पर ऐसे क्रिया होती है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्अवशोषण नहीं है। एक बार जो हुआ पुनर्अवशोषण नहीं है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर हो, है ना, यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष क्योंकि शेष निस्यंदन शेष छानने के लिए वृक्क नलिकाओं में पुनर्शोषित हो जाता है। एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनर्शोषित हो जाते हैं। ऐसे भी प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 1 या 2 लीटर, एक भी नहीं 2 लीटर कम से कम यूरिन उत्सर्जित होना चाहिए, है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति का है 1.5 से 2 लीटर यूरिन उत्सर्जन होना चाहिए ये सब के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पादप में उत्सर्जन, ये तो मानव का हो गया। अब देखते हैं पादप का उत्सर्जन। ठीक है, तो अभी मैं यहीं पर रहने देती हूँ, यहीं तक डायलिसिस तक। और आप लोग को कुछ पूछना होगा तो कुछ पूछेगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत तुरंत डाल सकूं, तुरंत मैं भेज सकूं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।